एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि अपना सेकंड अंकल का हैरानी भरा शक्ल देखकर यांदोंग उससे पूछता है कि आखिर इस एंशिएंट हेड्स का बॉडी का ओरिजिन क्या है। वो बताते हैं कि मिथोलॉजिकल पीरियड के टाइम में ह्यूमन रेस ने 3 ग्रेट गॉड लॉर्ड को प्रोड्यूस किया था, जो कि गॉड ऑफ वॉइड, गॉड ऑफ सुरा और किंग ऑफ 9 अंडरवर्ल्ड है। गॉड ऑफ वॉइड ह्यूमन रेस में हाईएस्ट है, क्योंकि वही कल्टिवेशन वे का 9 पोल को क्रिएट किया था, जो कि सभी रेसेस को कल्टिवेट करने के लिए अलाउ करता है, और वो होंगमिंग रिलम का मेन गॉड भी है। और दूसरे तरफ में गॉड ऑफ सुरा, सुरा रिलम का मेन गॉड है, जो कि ह्यूमन रेस का 3 रिलम में से एक है, और उसका कल्टिवेशन लेवल भी गॉड ऑफ वॉइड से कम नहीं है। और सुरा रिलम में सभी लोग सुरा ब्लड एनर्जी को प्रैक्टिस करते हैं, जो कि 9 एक्सट्रीम वे से लोअर नहीं है। इसलिए ह्यूमन रेस को छोड़कर एक और रेस है जिसे कि सुरा रेस कहते हैं। और किंग ऑफ 9 अंडरवर्ल्ड भी इंसानी रेस का 3 रिलम में से एक है, और वो 9 अंडरवर्ल्ड का मेन गॉड है। उसके पास में एक स्पेशल फिजिक है, जो कि अंडरवर्ल्ड फिजिक के नाम से जाना जाता है, और उसका बॉडी एंशिएंट हेड्स के बॉडी के नाम से जाना जाता है। अब जबकि एंशिएंट हेड्स बॉडी अफियर हो गया है और वॉइड मार्शल आर्ट्स का बॉडी और सुरा गॉड बॉडी के बारे में कोई भी न्यूज नहीं आया है, तो कहीं इसका मतलब ह्यूमन रेस 9 अंडरवर्ल्ड के द्वारा ऑनर तो नहीं किया जाएगा ना। उसकी सभी बातें सुनकर यांदोंग उससे कहता है कि मैं आपसे फैंग फैमिली के बारे में पूछना चाहता हूँ। फैंग फैमिली के बारे में सुनकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। उसे सरप्राइज देखकर यांदोंग कहता है कि आप इतना ज़्यादा सरप्राइज क्यों हो गए हैं, आखिर इस फैंग फैमिली का डील क्या है। वहीं पर ये सुनकर वो उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें ये बताना भूल गया कि फैंग फैमिली से बेसब मत करना, तुम्हें ये बात हमेशा याद रखना है। ये सुनकर वो थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहता है कि आप इसको लेकर थोड़ा सा क्लियर हो सकते हैं क्या। ये बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि वो हमारे शाय फैमिली से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो कहते हैं कि इसको लेकर ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि अब फैंग फैमिली ही सोर्स वर्ल्ड में सोर्स वाइन का डिवीजन का इंचार्ज है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगता है, क्या उस छोटे से फैंग फैमिली के पास में वो करने का पावर कहाँ से आ गया। नो वंडर उस बच्चे फैंग हाउ को अजीब लगा था जब उसे पता चला था कि मैं फैंग फैमिली के बारे में नहीं सुना हूँ। ये सुनकर उसके अंकल कहते हैं, तो क्या इसका मतलब तुम एक्चुअल में फैंग हाउ को जानते हो। चांदोंग कहते हैं कि मैं तियानवु कॉन्टिनेंट में उससे मिला था, क्यों क्या हो गया। ये सुनकर उसके अंकल उसके कंधे पर हाथ रखते हुए खुश होते हुए कहते हैं कि गुड बॉय, वेल डन, उसका दोस्त बनने का पूरा कोशिश करो, और अगर उसका कोई रिक्वेस्ट होगा तो उसे भी पूरा करने का पूरा कोशिश करना, उसे सेटिस्फाई करने का भी पूरा कोशिश करते रहना। अब इसके 10 दिन के बाद उनका टेस्ट का दिन आ गया होता है, जहाँ पर सभी लोग टेस्ट के लिए टाइम से पहले ही पहुँच गए होते हैं। जहाँ पर कुछ देर के बाद सभी टीचर आते हैं और देखकर एक हेड टीचर कहता है, लगता है कि सभी कैंडिडेट आ गए हैं। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं, जो अपने लोगों से कह रहा होता है कि वानचिन तुम तैयार तो हो ना, ये टेस्ट जानकिंग और क्योंग के लिए फाइन है, लेकिन मुझे तुम्हारा चिंता हो रहा है। वानचिन कहते तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें एडवांस में ही 2 टेस्ट का कंटेंट के बारे में हमें पता चल गया है, इसलिए हम लोग उसी के हिसाब से तैयारी करके आए हैं, जिससे हम उस दोनों टेस्ट को आराम से पास कर लेंगे। तभी यांदोंग आसमान में देखकर कहते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है, आखिर अभी तक टेस्ट शुरू क्यों नहीं हुआ है। तभी हेड टीचर अपना पावर का यूज करके उनके ऊपर में प्रेशर डालना शुरू कर देता है, जिससे काफ़ी सारे लोग कुछ ही सेकंड में फेल हो जाते हैं। जो देखकर फैंग एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि टेस्ट ऑलरेडी शुरू हो गया है। पहला टेस्ट प्रेशर को फील करके अपने लिवर को टेस्ट करना होता है। वहीं पर कुछ और लोग फेल हो जाते हैं, और तभी वानसिन को दिखाते हैं, जिसका कि हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया होता है, और वो कहते हैं कि अब मैं काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, क्या मैं इसे पास कर पाऊंगी ना। फैंग उसके पास जाकर कहते हैं कि बिल्कुल शांत हो जाओ और नर्वस होना बंद कर दो। इतना बोलकर वो उसे समझाने लगता है कि कैसे वो उस प्रेशर को सह सकती है। वो सब देखकर यांदोंग, जिसका कि भी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहा होता है, कहते हैं कि आखिर वो बंदा ऐसे एक्ट क्यों कर रहा है जैसे कि उसे कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा हो। वहीं पर फैंग को देखकर हेड टीचर भी सोचते हैं कि देखकर तो लग रहा है कि इतना प्रेशर उस बच्चे के लिए काफ़ी नहीं है। ये सोचकर वो अपने प्रेशर को बढ़ा देता है फैंग के ऊपर में। अचानक प्रेशर को बढ़ता देखकर फैंग थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन अपना पूरा पावर का यूज करके सोचने लगा होता है कि ये मुझे सरेंडर करने के लिए फोर्स कर रहा है। ये बोलकर वो अपने घुटने का बल आ जाता है, लेकिन फिर भी अपना पूरा पावर का यूज करके उसका प्रेशर को आराम से सह लेता है। जो देखकर हेड टीचर कहता है कि ये बंदा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, और इसी के साथ उनका पहला टेस्ट खत्म हो जाता है। टेस्ट खत्म होने पर सभी लोग चैन की सांस लेने लगे होते हैं और आपस में बातें करने लगे होते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि पहले टेस्ट में इतने सारे लोग फेल हो जाएंगे। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी हेड टीचर अनाउंस करता है कि अब दूसरा टेस्ट शुरू होने वाला है। इतना जल्दी दूसरा टेस्ट के बारे में सुनकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। तभी 4 टीचर आगे आकर अपना रिंग का यूज करके सभी लोगों को दूसरे जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है, जिससे कुछ ही सेकंड के बाद में फैंग अपने आप को एक रेगिस्तान वाली जगह पर पाता है। फैंग वो सब देखकर कंफ्यूज हो ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े मकड़ियाँ निकल कर आ जाती है। उन्हें देखकर फैंग जल्दी से उनसे दूर होते हुए सोचने लगे होते हैं कि आखिर वो लोग क्या है, और पता करने पर उसे पता चलता है कि वो सभी के सभी बीस्ट एम्परर के लेवल 7 में पहुँच गए होते हैं। फैंग उसके बारे में सोच
सोच ही रहा होता है कि तभी एक मकड़ी उस पर अटैक करने के लिए आगे आ जाता है। फैंग उसका अटैक को डॉज करते हुए कहता है कि अब जबकि ये टेस्ट है तो मुझे थोड़ा सा स्वैप कर लेना चाहिए। ये बोलकर वो एक ही बार में उसका काम तमाम कर देता है। उसका काम तमाम करके वो एक एक करके बाकी के बीस्ट का भी काम तमाम करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी उसकी उम्मीदों से परे वो जितने बीस्ट को भी मारा होता है वो सभी फिर से जिंदा हो जाते हैं, जो देखकर फैंग थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन उन्हें फिर से पीटना शुरू कर देता है। इसके बाद बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो चारों टीचर मिलकर एक बहुत ही बड़ा सा स्क्वायर बॉक्स जैसा कुछ बना देते हैं और उसी के अंदर में सभी लोग होते हैं। तभी कुछ लोग बॉक्स के बाहर में फेंक दिए जाते हैं। वो लोग दोबारा से उसमें एंटर करने जाने लगे होते हैं, लेकिन हेड टीचर उन्हें रोकते हुए कहता है कि तुम ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए हो। ये सुनकर वो बंदा अपने घुटने पर आकर उससे विनती करने लगा होता है कि प्लीज़ आप मुझे एक चांस और दे दीजिए, इस पर मैं जरूर पास हो जाऊँगा। उसका विनती सुनकर हेड टीचर उस पर चिल्लाते हुए कहने लगा होता है कि अगर तुम दोबारा से उसमें एंटर करोगे तो तुम मारे जाओगे। ये बोलकर वो बाकी के लोगों से कहता है जबकि तुम लोग एलिमिनेट हो गए हो तो तुम लोग एकेडमी ज्वाइन करने के लिए क्वालिफाई नहीं हो, इसलिए वापस चले जाओ। वहीं पर अंदर में फैंग को दिखाते हैं जहाँ पर फैंग अभी भी उनसे फाइट कर रहा होता है, लेकिन वो बार बार जिंदा हो जा रहे होते हैं, जो देखकर अब उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगा होता है। लेकिन कहता है लगता है कि ये टेस्ट एंड्योरेंस का है, अब जबकि ऐसी बात है तो जितना आना है आ जाओ, मैं एक एक को चुन चुन के मारूंगा। फैंग उसे पीट ही रहा होता है कि तभी एक स्पाइडर उसे चोट पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। अपना चोट को देखकर वो काफ़ी हैरानी से सोचता है कि ये एक्चुअली में मेरे सुप्रीम फिजिकल बॉडी को चोट पहुंचा दिया है, लेकिन असली रीज़न ये है कि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, इसलिए कहीं इसका मतलब मैं ये टेस्ट फेल तो नहीं होने वाला हूँ ना। नहीं, चाहे जो भी हो जाए मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। ये बोलकर वो फिर से अपना पावर को यूज़ करके उससे फाइट करना शुरू करने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक सभी के सभी बिस्ट गायब हो जाते हैं, जो देखकर फैंग थोड़ा सा हैरान होने लगा होता है कि ये क्या हो गया। वो हैरान हो ही रहा होता है कि तभी उससे अनाउंसमेंट सुनाई देता है कि दूसरा टेस्ट खत्म हो गया है। वहीं पर बाहर में हेड टीचर पूछता है कितने लोग बचे हैं। एक टीचर बताता है कि ओरिजिनली में 1000 से ज़्यादा लोग थे, लेकिन अब आधा हो गया है। ये सुनकर हेड टीचर कहता है कि सेंग चेन एकेडमी सिर्फ एलिट को एक्सेप्ट करता है, उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता है जो लोग सोचते हैं कि वो लोग इनविंसिबल है। ये बोलकर वो तीसरे राउंड को शुरू कर देता है। वहीं पर अंदर में दिखाते हैं जहाँ पर फैंग कहता है कि तीसरा राउंड ऑलरेडी शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ पर कोई है क्यों नहीं। ये वो बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसी का डुप्लीकेट आ जाता है। उसे देखकर फैंग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। वो हैरान हो ही रहा होता है कि तभी वही डुप्लीकेट उसी के स्किल का यूज करके उस पर अटैक कर देता है। वो देखकर फैंग जल्दी से उसका अटैक को काउंटर कर देता है, लेकिन डुप्लीकेट का पावर बिल्कुल सेम होता है, जिससे दोनों पीछे फेंका जाते हैं। जो देखकर फैंग काफ़ी ज़्यादा हैरानी से सोचने लगा होता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। उसका स्पीड, ताकत सब कुछ बिल्कुल सेम है, कहीं वो मेरा रेप्लिका तो नहीं है ना, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ये बोलकर वो उससे फाइट करने चला जाता है और जाकर फाइट करने लगता है, और कुछ देर तक फाइट करने के बाद सोचता है कि बिल्कुल सेम है, सब कुछ बिल्कुल सेम ही है। आखिर सेंग चेन एकेडमी ये कैसे कर लिया है, कहीं इसका मतलब वो लोग वॉइड के पावर को भी तो क्रिएट नहीं कर सकते हैं ना। ये सोचकर वो वॉइड के पावर को यूज करने के बारे में सोचकर उसका यूज करने लगता है, लेकिन उसका डुप्लीकेट वो भी कर लेता है, जो देखकर फैंग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। ये देखकर वो सोचते हैं कि पहला राउंड विल पावर का था, दूसरा राउंड एंड्योरेंस का था, और तो ये राउंड किस चीज़ का हो सकता है। कहीं ये राउंड अपनी सबसे ताकतवर सेल्फ को हराना तो नहीं है ना। अब मुझे समझ में आ गया है, ये राउंड खुद को सरपास करने वाला है। इसके बाद अगले समय वानसिन को दिखाते हैं जिससे कि उसका डुप्लीकेट पिट के रख दिया होता है, जिससे वह काफ़ी ज़्यादा दुखी होकर अपने मन में कहती है कि क्या मैं फेल होने वाली हूँ, फैंग मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे साथ रहने की वर्दी नहीं हूँ। उसका सोच को पढ़कर उसके डुप्लीकेट कहते तुम्हारे जैसा वीकलिंग फैंग के साथ रहने का बिल्कुल भी वर्दी नहीं है, हार मान लो, तुम उसे डिजर्व नहीं करती हो। उसकी बातें सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और कहती है मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, मैं ये प्रूफ कर दूंगी कि मैं उसके साथ रहने की वर्दी हूँ। ये बोलकर वो अपना फुल पावर का यूज करने लगती है, लेकिन तभी अचानक वो सेंट रिले में ब्रेक थ्रू कर लेती है, जिससे वो थोड़ी सी चौंक जाती है। तभी टीचर उससे कॉन्ग्रेचुलेसन करते हुए कहता है कि तुम ही वो पहली हो जो कि सबसे पहले इस टेस्ट को पास कर ली हो। उसे बाहर आता देखकर श्वानचेन पैलेस का सभी लोग उसका काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगे होते हैं। उसके बाद क्योंग भी पास कर लेती है, उसके बाद यान किंग और उसके बाद यांगदुंग भी पास कर लेता है। उसे देखकर वानसिन सोचते कि ये बंदा भी पास कर लिया है, लेकिन फैंग हाओ अभी तक क्यों नहीं कर पाया है। फैंग को वहाँ पर ना देखकर क्योंग वानसिन से उसके बारे में पूछती है। वो कहती है कि वो अभी तक नहीं आया है। ये सुनकर यान किंग कहते कि उसके पावर के दम पर तो उसे हमसे पहले आना चाहिए था ना। यांगदुंग कहते कि अब 2 घंटा हो गया है, लेकिन अभी तक वो क्यों वापस नहीं आया है। तभी एक टीचर हेड टीचर से कहते हैं कि 2 घंटा हो गया है, लेकिन अभी तक 2 लोग नहीं निकले हैं। ये सुनकर हेड टीचर कहता ज़्यादा रस मत करो। वहीं पर ये सुनकर सभी लोग बातें करने लगे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा उसमें से निकल जाता है जिसका नाम लोंग यू युआन होता है। उसे देखकर सभी लोग उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं। यान किंग उसे देखकर कहती है क्या वो वही बंदा है जो कि मार्शल आर्ट्स इडियट के नाम से फेमस है। यांगदुंग कहता है कि हाँ, मैंने सुना कि वो एंशिएंट हिडन फैमिली
लॉन्ग फैमिली से आया है वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है और अपने फैमिली में अपना राइवल नहीं ढूंढ पाया है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा लोनली फील करने लगा था। इसलिए वो बाहर निकला है और अपने डेब्यू के साथ वो सभी जगह अपने ओपोनेंट को ढूंढ रहा है। वो काफ़ी सारे मेजर फोर्सेस के एलीट और जीनियसेस को भी हरा चुका है और हाल ही में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्सेस के जीनियसेस को भी चैलेंज कर चुका है। इसीलिए सभी लोग उसे मार्शल मैडमैन का टाइटल दे दिए हैं। तभी लोंग बंदा उससे कुछ कहता है और इसके साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।